हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत और हम पढ़ने जा रहे हैं पेपर वन की एक मजेदार यूनिट जो है लॉजिकल रीजनिंग। देखिए, अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो पेपर वन के कैटेगरी में अगर आपके 5 क्वेश्चन से आते हैं तो मैक्सिमम चांस होता है कि बच्चे 5 के 5 क्वेश्चन में से बना ले। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इससे क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के पैटर्न को समझ जाएंगे, अगर उसके पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसके क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद करा है ना, या लोग कर लेते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कुछ दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, अपने बेसिक थिंकिंग पर, बेसिक पैटर्न को फॉलो करके आप इसका काम कर सकते हैं। नहीं तो इसके क्वेश्चंस जो है वो आते हैं 5, और इन 5 क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपका एकदम बोलते ना तोड़ मड़ोड़ के, एकदम खेल खेल में चीजों को समझ जाने वाला पैटर्न सब्जेक्ट है, टॉपिक है। तो आप इसको देखिएगा। शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। पहले हम सिलेबस की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, क्या क्या चीजें हैं। बेसिकली इसमें दो तरीके की लॉजिकल रीजनिंग में दो तरीके के रीजनिंग की चर्चा करी गई है। एक है वेस्टर्न लॉजिक, है ना, और एक है जो भाई साहब इंडियन लॉजिक। तो वेस्टर्न लॉजिक में बहुत सारी चीजें आएंगी, वो आपको अभी चर्चा करेंगे, और एक अपनी इंडियन लॉजिक को भी ऐड किया गया है 2019 के बाद से, तो उसकी भी चर्चा करनी है। बहुत अच्छा यूनिट, बहुत मजेदार यूनिट। अगर आपको लगता है कि भाई इस यूनिट में दिक्कत है, परेशानी है, तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारा लेक्चर्स प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप उसको देखिए, आपको मजा आएगा। फिलहाल अभी हम शुरू करते हैं अपने नए यूनिट में, चलते हैं क्लास की ओर। आइए देखिएगा, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है फ्री में, तो आप ये नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे सारे नोट्स मैं जो पढ़ाता हूँ, सारा नोट्स यहीं पे डाल देता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं चैनल पे तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है, और चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए, उसके साथ साथ आप व्हाट्सएप पे भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, 24/7 अवेलेबल हूं मैं आपके लिए। चलिए, और यूजीसी नेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, सोच रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जाइए इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करिएगा तो पेपर 1 और पेपर 2 के बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और सारे कंप्लीट लेक्चर्स। जैसे टीचिंग के 37 लेक्चर्स हैं, तो वो एक अपने आप में कंप्लीट है, विद ऑल मॉडल्स, लर्निंग के मॉडल्स हो चाहे आपके टीचिंग के मॉडल्स हो। रिसर्च के 3 लेक्चर्स है, इट मींस कंप्लीट रिसर्च। कम्युनिकेशन के 21 लेक्चर है, इसका मतलब पूरा कम्युनिकेशन 21 लेक्चर्स में कंप्लीट है। आईसीटी के 16 लेक्चर्स है, जिसमें कंप्यूटर्स के सारे चीजें अवेलेबल है। उसके साथ साथ अगर पेपर 2 कॉमर्स के भी आप स्टूडेंट है, तो स्टैटिस्टिक्स, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, एचआरएम, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बैंकिंग, ये सारे के पूरे पूरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और अभी हमारा इसमें लॉ चल रहा है, और यहाँ पे तो देखिए आप अभी कर रहे हैं हम लोग क्या, लॉजिकल रीजनिंग, है ना। ऑलरेडी लॉजिकल रीजनिंग के 9 लेक्चर्स अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, तो ज्यादा लेट ना करते हुए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। नहीं, क्लास की शुरुआत करने से अब क्या करना है सर, देखिए बेसिक जो आपका सिलेबस है ना, वो सिलेबस की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं बेसिक सिलेबस का, तो सबसे पहले आपको 2 चीज में बटा हुआ है। किस चीज में बटा हुआ है सर? एक तो ये यहां से लेकर आ जाइए आप यहां तक, जो है वेस्टर्न लॉजिक, क्या है जी, वेस्टर्न लॉजिक, और एक यहां से यहां पूरा है इंडियन लॉजिक, ठीक है। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं कि भाई कितना पूछा जाता है, तो कभी कभी 3 क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, 2 इससे, और कभी कभी 3 इससे और 2 इससे, ऐसा वाला रेशियो रहता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, पूछा दोनों से जाना है। और मैं कहूं ना, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, ठीक है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आप देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, है ना जी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग होता क्या है, लॉजिकल रीजनिंग के टाइप्स कितने हैं, और हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है स्ट्रक्चर, आर्गुमेंट क्या होता है। नहीं तो उसकी शुरुआत करने वाले हैं। देखिए बेसिक मैं आपको बता देता हूं कि पहला आपका जो वेस्टर्न लॉजिक में है, स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट पढ़ना है आपको, आर्गुमेंट के फॉर्म्स पढ़ने हैं, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस पढ़ने हैं, मूड एंड फिगर पढ़ना है, ये बड़ा मस्त टॉपिक है। फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज, हमेशा कंफर्म रहिए कि ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। यूज ऑफ लैंग्वेज है, कॉनोटेशन डिनोटेशन है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, भाई साहब इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजीज, है ना, वेन डायग्राम का जो है सिंपल और मल्टीपल यूज ऑफ एस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी आर्गुमेंट्स, ये सारा वेन डायग्राम्स पढ़ना है आपको।
तो ये वेस्टर्न लॉजिक है। इंडियन लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो इंडियन लॉजिक मतलब क्या, मीन्स ऑफ नॉलेज क्या, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के जो टाइप्स हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, है ना, उपमान, शब्दा, फिर अर्थपति, अनुपलब्धि, ये सारे जो प्रमाण है। उसके बाद अनुमान के जो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, इन्फरेंस के जो टाइप्स हैं, व्याप्ति, हेत्वाभास, फैलेसीज, है ना, ये सारे आपको पढ़ने हैं और बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। चलिए तो अब हम लोग शुरू करें। सर बिल्कुल शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्लासेस की शुरुआत करते हैं। आइए अब क्या करना है भैया, अब एक बात बताइए सर, क्या बताएं सर। सबसे पहले हम लोग शुरुआत किसकी करने जा रहे हैं, वो है लॉजिकल रीजनिंग। क्या है जी, लॉजिकल रीजनिंग, है ना जी। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो इसका लॉजिक का क्या मतलब हुआ, तर्क, है ना। लॉजिक का मतलब क्या हुआ, तर्क, यानी कि तार्किक विचार कह सकते हैं इसको भैया, तर्क के आधार पर अपने विचार प्रकट करना, जिसको उसको क्या बोल देंगे, लॉजिकल रीजनिंग बोलेंगे। और लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली दो भाग में बांटा गया है। क्या, किस किस भाग में, तो सर एक को बोलते हैं क्या, डिडक्टिव रीजनिंग, क्या बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, और एक को बोलते हैं जी इंडक्टिव रीजनिंग। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव। अब देखिए रीजनिंग को अलग कर दीजिए, अभी 2 सेकंड के लिए रीजनिंग भूल जाएगा। सबसे पहले बात समझ लीजिए कि डिडक्टिव और इंडक्टिव का क्या मतलब होता है, ठीक है। डिडक्टिव और इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि डिडक्टिव आपको ये आपके पूछा जाएगा रिसर्च में भी, लॉजिक में भी, है ना, डिडक्टिव हर जगह है। तो डिडक्टिव का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो ह्यूज लेवल पे अवेलेबल है उसको कम कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, जैसे हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम आसपास देखते हैं तो बहुत बार कभी कभी मान लो बगीचे घूमने चले गए या कहीं घूमने चले गए तो हम कहते हैं ना कि सारे फूल बहुत बढ़िया है, सारे फूल अच्छे हैं, सारे फ्लावर्स अच्छे हैं, सारा रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है। तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल यूनिवर्स को ले रहे हैं कि भैया जितने भी फूल है ना वो सारे क्या है, बढ़िया हैं। उस बेस पर हम कभी कभी कह देते हैं देखो यार रोज भी बहुत बढ़िया है, देखो यार वो जो सनफ्लावर का फूल वो भी बढ़िया है, लिलीज भी बहुत बढ़िया है। तो हमने एक क्या बनाया, एक थ्योरीज पहले बनाई, एक दिमाग में क्रिएट किया। हमने क्या कह दिया शुरू में, हमने कह दिया सारे फूल बहुत बढ़िया है, सारे फूल बहुत अच्छे हैं, और उसी बेस पर हम कह रहे हैं कि रोज भी अच्छे हैं, लिलीज भी अच्छे हैं और सनफ्लावर भी अच्छा है। तो भाई साहब सब अगर अच्छा है तो उसके पार्ट्स भी तो अच्छे हुए जी। तो होल टू पार्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये देखिए, डिडक्टिव मतलब यहां एक बड़ा सा थ्योरी है, कोई भी एक थ्योरी क्या हुआ, वही चीज कि सारे फूल अच्छे हैं और उसको हमने पार्ट पार्ट में बांट दिया, ठीक है। जस्ट अपोजिट इंडक्टिव का मतलब क्या हुआ कि ऐड टू द, मतलब थ्योरी बनाना। यहां पे जैसे अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, मान लो कपड़ा खरीदने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आप देखते हैं कि यार यहाँ शर्ट्स भी अच्छे हैं, यहाँ पैंट्स भी अच्छे हैं, यहाँ टी शर्ट्स भी अच्छे हैं, यहाँ पे ये भी, तो वो आप क्या कह देते हैं कि यार यहाँ के ना सारे कपड़े अच्छे हैं। क्या कह देते हैं, यहाँ के सारे कपड़े अच्छे हैं। मैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जाते हैं किसी मॉल में, सर बिल्कुल जाते हैं, तो वहां पे हम क्या कह देते हैं कि सर शर्ट्स भी अच्छे थे, पैंट्स भी अच्छे थे, आपके टी शर्ट्स भी अच्छे थे, शूज सॉक्स भी अच्छे थे, तो ये सारे कपड़े, तो आप कह देते हो भैया सारे कपड़े क्या थे, अच्छे थे। लेकिन मुझे बताओ, आपने तो पूरे वर्ल्ड की बात नहीं करी, पूरे यूनिवर्स की बात नहीं की, आपने तो स्मॉल की बात करी, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे जब पार्ट टू होल की बात होती है, ठीक है, पार्ट टू होल की बात होती है, तो ये कहा जाता है कि ये जो होगा ये पॉसिबिलिटी होगी। क्या होगा, पॉसिबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी के केस में होगा, इसलिए हमेशा संभावना रहेगा कि जो ये बात कह रहा है वो सही हो। क्योंकि आपने क्या किया, 4-5 चीज को देखा और उस बेस पर एक बात निकल के आ गई, एक स्टेटमेंट आपने कह दिया, एक 2 टी शर्ट देखा, 4 पैंट देखे, 4 कुछ और सॉक्स देखे और उस बेस पर कह दिया कि यहाँ के सारे कपड़े अच्छे हैं। हो सकता है कुछ और चीजें होंगी जो खराब हो, तो इसीलिए इसको पॉसिबिलिटी के केस में रखा जाता है कि संभावित है कि ये बात जो हम कह रहे हैं वो क्या होगा, वो हो सकता है सही होगा या गलत भी होगा, इसीलिए इसको पॉसिबिलिटी कहा जाता है। और यहां पे क्या है, यहां पे आपने क्या किया कि आपने पूरे यूनिवर्स की बात कर दी कि भाई साहब सारे फ्लावर्स क्या हैं, अच्छे हैं। तो आप जब सारे फ्लावर्स अच्छे कह देते हैं
तो आपका रोज भी अच्छा हो जाएगा, सनफ्लावर भी अच्छा हो जाएगा, और क्या, और आपका लिली भी अच्छा हो जाएगा। इट मींस कि यहां पे कोई थ्योरी जो है, यहां पे कोई चीज अगर बोली गई है तो ये वेरीफाई या टेस्ट करने के लिए करी जाती है, और यहां पे अगर कोई चीज कही गई है तो यहां थ्योरी बनाने के लिए की जाती है। दोनों बात समझिएगा ध्यान से। डिडक्टिव इट मींस कि कोई चीज कही गई है, उसके पार्ट्स जो कहे जा रहे हैं वो उसमें 100% सही होंगे। जैसे फॉर एक और एग्जांपल मैं देता हूं, अगर आपके दादाजी के मतलब दादाजी हैं तो आपके पिताजी होंगे, और आपके पिताजी हैं तभी आप हैं, ये बात श्योर है। तो दादाजी क्या सर, डिडक्टिव वाला पार्ट कि दादाजी हैं तो पिताजी, और पिताजी हैं तो आप हैं। लेकिन ऐसा कोई कह सकता है कि आप हैं, ठीक है, आप हैं तब आपके, मतलब ऐसा नहीं है ना कि आपने आपसे आपके पिताजी आए, नहीं, आप अपने पिताजी से आप आए हो। तो इसीलिए डिडक्टिव कहने का मतलब कि जब भी आप कोई थ्योरी बोलते हो या कोई स्टेटमेंट कहते हो तो उस स्टेटमेंट के बेस पर जितनी भी स्टेटमेंट निकलती हैं वो उसका पार्ट होती हैं। क्लियर है। और इंडक्टिव का मतलब होता है कि जब भी कोई स्टेटमेंट, एक छोटा सा स्टेटमेंट कहा, 2 स्टेटमेंट कहा, 3 स्टेटमेंट कहा, और उस स्टेटमेंट के बेस पर अगर आप होल एक स्टेटमेंट बना देना चाहते हो या फिर एक होल थ्योरी बना देना चाहते हो तो उसको हम लोग इंडक्टिव कहते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में क्या होता है, ठीक इसी प्रकार जिस तरह से डिडक्टिव की बात हो, डिडक्टिव रीजनिंग में भी हम कुछ तर्क लगाते हैं, कुछ लॉजिक लगाते हैं। क्या लॉजिक लगाते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा, हम डिडक्टिव ये में कह देते हैं कि मान लेते हैं कि क्या, कि 2 या ऑल गर्ल्स, हम लोग कहते हैं ना ऑल गर्ल्स आर गॉर्जियस, कह देते हैं, हम लोग कहते हैं, हमेशा कहते हैं भाई सब लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, है ना, होती हैं, ऑफ कोर्स होती हैं। तो ए इज गॉर्जियस, बी इज गॉर्जियस, सी इज गॉर्जियस। जब सब लड़कियां खूबसूरत है तो ए भी है, बी है, सी है, डी है, सारी लड़कियां खूबसूरत होंगी। ये क्या हो गया? ये हो गया डिडक्टिव रीजनिंग। और अब जस्ट अपोजिट, ए या फिर ए मत लिखो, यहां राम लिख दो, नाम ए दिक्कत हो जाएगा, आ जाओ, चलो लिख दो, राम इज स्मार्ट, श्याम इज स्मार्ट, और रावण इज स्मार्ट। हैं, देख रहे हो, रावण को भी स्मार्ट बना रहा हूं मैं। तो ऑल बॉयज आर स्मार्ट। देख रहे हो, दोनों को फर्क समझिएगा आप। यहां पे मैंने क्या कहा, एक स्टेटमेंट कि सारी लड़कियां गॉर्जियस है, तो सारी लड़कियां अगर गॉर्जियस है तो ए भी गॉर्जियस होगी, बी भी, सी भी होगी, ये तो 100% श्योर है, यहां ये 100% श्योर है। तो इसका मतलब जब कोई डिडक्टिव की बात होगी तो जो स्टेटमेंट कहा जाएगा उसके सब स्टेटमेंट जो होंगे, ठीक है, उसको वो क्या होगा, वो 100% श्योर होगा। और यहां पे देखिए, मैंने एक स्टेटमेंट लिया, 2 लिया, 3 लिया, और इस सिर्फ इन तीनों के बेस पर मैंने क्या बोल दिया कि सारे लोग स्मार्ट हैं। कुछ मेरे जैसे भी होंगे हैं, कुछ किसी और जैसे भी होंगे जो थोड़ा नहीं होंगे स्मार्ट हैं। कौन बोल दिया सर, मैं तो बॉर्न स्मार्ट हूं। चलो, तो ये वाली बात है। अब हम लोग आते हैं रियल आपके लॉजिकल रीजनिंग वाले टॉपिक में। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। लॉजिकल रीजनिंग मतलब तार्किक विचार। अभी तक तो हम लोग समझ रहे थे ओवरऑल, अब हम लोग रियल लैंग्वेज पे आएंगे, रियल लॉजिकल रीजनिंग पे आएंगे। कह रहा है तर्क के आधार पर अपने विचार देना, कंक्लूजन निकालना, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, 2 तरीके की रीजनिंग होती है। कैसे होती है? डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम वेरीफाई या टेस्ट करते हैं थ्योरी को। जैसे कि कोई बड़ा चीज, कोई बड़ा स्टेटमेंट कहा गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई, मतलब वो एप्पल वाली थ्योरी दी थी ना, है ना, न्यूटन, नहीं एप्पल वाली थ्योरी किसने दी थी? जिसने भी दी थी, मेरा तो साइंस नहीं, मुझे मतलब भी नहीं है ज्यादा, चलो ठीक है, वो एप्पल वाली थ्योरी किसी ने भी दी थी। तो भाई साहब, अगर एप्पल वाली थ्योरी किसी ने दी तो उस पर क्या होगा, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको टेस्ट करके देखा जा सकता है क्या वो थ्योरी सही है या गलत है। तो कोई थ्योरी किसी ने दी, उसको वेरीफाई करो या टेस्ट करो, ये काम है डिडक्टिव का। इंडक्टिव का मतलब है कि भैया थ्योरी बनाओ, 2 बातें देखो, 3 बातें देखो, 4 बातें देखो, उससे रिलेटेड 50 बातें देखो, और उस बात पर आप एक बात कह दो, उसको बोलते हैं
इनोवेट द थ्योरी या इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो भाई साहब क्यों मानेगा आपका बात मानना तो नहीं चाहिए। आप मान लो मैं ही हूं, मैंने इस पेन पे रिसर्च किया, पेन बहुत जादुई पेन है, मैंने एक बार देखा जादू हुआ, 2 बार देखा जादू हुआ, 3 बार देखा जादू हुआ, 4 बार देखा जादू हुआ, तो मैंने बोल दिया ये पेन जादुई पेन है, ठीक बोल दिया। अब लोग इस पे क्यों माने बात, 4 बार हुआ 5वें बार नहीं होगा तो इसीलिए इंडक्टिव को हमेशा पॉसिबिलिटी की केस में रखा जाता है कि भैया संभावना है, होगा भी नहीं भी हो सकता है। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रूवन है ना, एप्पल वाला चीज तो प्रूवन है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है थ्योरी को हम वेरीफाई करेंगे या टेस्ट करेंगे। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर लें तो डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये सारा चीज आपको बहुत काम आने वाला है, ध्यान से समझिएगा, रिसर्च में भी, टीचिंग में भी और यहां भी। आइए क्या रहा है, थ्योरी को टेस्ट करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, थ्योरी को टेस्ट करते हैं। जनरल से स्पेसिफिक अप्रोच है। अब ये क्यों कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा। जनरल कहने का मतलब सभी के लिए अवेलेबल है। अब न्यूटन की थ्योरी सभी के लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर कोई उस थ्योरी में चेंजेस करना चाहे, उसको टेस्ट करना चाहे, तो जनरल से स्पेसिफिक हो गया ना, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जनरल से स्पेसिफिक अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच है, क्या है, टॉप डाउन, ऊपर से नीचे, है ना, ये वाला। ऑब्जेक्टिव या क्वांटिटेटिव अप्रोच है, जो भी चीज बात हो जाती है, जो थ्योरी ऑलरेडी बन चुका होता है, जिसपे कई दिनों से काम हो रहा होता है या हो चुका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने कर रखा है, वो ऑलरेडी आपके पास डेटा अवेलेबल है, आपके पास वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव वे में है, आपको दिख रहा है सब कुछ। जैसे न्यूटन की थ्योरी पता है, न्यूटन ने कर रखा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। लेकिन अगर कोई थ्योरी किसी ने नहीं कहा रहा, कोई ऐसे महानुभाव जो काम कर ही रहे हैं, रिसर्च कर ही रहे हैं, तो उसको क्या, वो इंडक्टिव में आ जाएगा कि भाई साहब उसको एडिशन करना है ना, वो चीज। 100% वैलिड एंड ट्रू कंक्लूजन, अगर यहां पे कोई भी स्टेटमेंट बोला जाएगा तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, 100% ट्रू होगा। मैंने बोला था ना कि जो टेस्ट करते हैं या वेरीफाई करते हैं, वहां पे क्या होगा, 100% ट्रू या वैलिड कंक्लूजन होगा। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट वे में चलेगा, स्ट्रक्चर्ड नेचर का होगा, क्योंकि भाई साहब जो काम कर दिया उसी के काम के बेस पर हम काम करेंगे। कंक्लूजन टू प्रोमाइसेस का काम होगा, मतलब कंक्लूजन से प्रीमाइसेस में जाते हैं। देखो ऑल गर्ल्स आर गॉर्जियस, ये क्या था सर, ये था आपका कंक्लूजन, और उससे फिर हमने स्टेटमेंट बनाया, प्रीमाइसेस बनाया। ठीक है, क्या क्या होता है, तो भैया बनाया ए बी गॉर्जियस है, बी भी गॉर्जियस है, सी भी गॉर्जियस है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस टू सिंथेसिस। अभी मैं बताऊंगा प्रीमाइसेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारा चीज डिस्कस करेंगे। बस अभी आप इतना समझ लीजिए बेसिक चीज, फिर उसके बाद करेंगे। देखिए ये होल टू पार्ट्स की बात करता है कि एक थ्योरी बनी हुई है, उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, शुरू कोई थ्योरी से होता है और हम उसको टेस्ट या वेरीफाई करते हैं। कोई थ्योरी रहेगी मेरे पास, तो हम क्या करेंगे सर, उससे हम उसको वेरीफाई या टेस्ट करेंगे। देखो क्या लिखा, ऑल गर्ल्स आर गॉर्जियस, सीता इज गॉर्जियस, गीता इज गॉर्जियस और रीता इज गॉर्जियस, इसलिए सब क्या है, गॉर्जियस है। अब इंडक्टिव अप्रोच की बात करते हैं। देखो इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, यहाँ हम थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए इसको क्या पॉसिबिलिटी कहा जाता है कि भैया आपकी थ्योरी हो सकता है सही भी हो गलत भी हो। अगर सही हो गई तो भैया ठीक है, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए यहां हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, कोई एक छोटा चीज को हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है जी। बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर जाने वाला अप्रोच है। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, क्योंकि हमें काम करना होता है ना, क्वालिटी की बात करते हैं कि हमें जितना ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी या रिसर्च हो। यहां प्रोबेबिलिटी की बात होती है, मतलब कंक्लूजन मे और मे नॉट बी ट्रू, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्योंकि मान लो हमने कोई थ्योरी बनाने की कोशिश करी और वो गलत हो गया, तो भाई गलत हो गया ना, जब तक प्रूवन नहीं हो तब तक कैसे होगा, जब प्रूव हो जाए। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि बल्ब बनाने टाइम में 999 बार फेल हुए थे, है ना, उसके बाद बल्ब 1000वीं बार में उन्होंने बनाया था। तो अब कौन बनाया था इसको तुम चेक कर लेना, इतना मैं थोड़ी बताऊंगा सब। चलो उसके बाद है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, है ना, अनस्ट्रक्चर्ड होता है ये, प्रीमाइसेस टू कंक्लूजन। देखो इसमें क्या करते हैं, प्रीमाइसेस से कंक्लूजन पे जाते हैं। डिडक्टिव में कंक्लूजन टू प्रीमाइस था, क्योंकि एक स्टेटमेंट दिया गया और उसके बेस पर हम छोटे छोटे स्टेटमेंट बना गए। यहाँ पे क्या हुआ कि भैया हम एक स्टेटमेंट दिए, 2 स्टेटमेंट दिए, तीसरा स्टेटमेंट दिया और चौथा बोले भैया इन तीनों के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये चीज आपका प्रूवन है। एग्जाम्पल टू रूल पे जाते हैं, सिंथेसिस टू एनालिसिस पे जाते हैं, पार्ट्स टू होल पे जाते हैं। देखो पार्ट टू होल मतलब ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, और इस बेस पर हम थ्योरी बना देते हैं। यहाँ स्टेटमेंट होता है, ठीक है, हम थ्योरी बनाने की कोशिश करते रहते हैं।
चलिए ये देखो क्या लिखा मैंने, सीता ब्यूटी, मैंने 3 लड़कियां देखी, सीता ब्यूटीफुल है, गीता ब्यूटीफुल है, बबीता ब्यूटीफुल है, और इस बेस पर हमने क्या कह दिया कि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब बताओ ये क्या 100% सही है? 3 के बेस पर हम सबको कह सकते हैं? नहीं, है ना। ब्यूटीफुल नेचर से भी होती है, शकल से सिर्फ नहीं, नालायकों हैं। चलो हो गया। तो ये कहानी थी डिडक्टिव और इंडक्टिव की, जहां हम एक में थ्योरी को टेस्ट करते हैं और दूसरे में थ्योरी को क्या करते हैं, बनाते हैं, मेक द थ्योरी। ठीक है, चलो अब आ जाओ, बात करते हैं किसकी, आर्ग्यूमेंट्स की। किसकी बात करते हैं? आर्ग्यूमेंट्स की। ठीक है, चलो शुरू करें आर्ग्यूमेंट्स। आ जाओ, देखो जैसे स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? स्ट्रक्चर की। चलो मैं थोड़ा सा इसमें आता हूं, क्या बोली गई है? स्ट्रक्चर क्या बोला गया है? स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। दिख रहा है ना? चलो अब दिखेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? ढांचा, पैटर्न, है ना। और आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होगा? बहस। तो बहस जो एक ढांचे में हो, ऐसा कह सकते हैं जी। तो कैसे? जैसे किसी भी चीज का एक पैटर्न होता है, वैसे भी लॉजिकल रीजनिंग में भी स्ट्रक्चर को एक पैटर्न पे रखा गया है। कौन सा पैटर्न है? देखिए पैटर्न होता है ये 2P और 1C। क्या हो गया सर? दो प्रीमाइसेस एंड 1 कंक्लूजन। इसको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर माना गया है। लॉजिकल रीजनिंग में 2 प्रीमाइसेस और 1 कंक्लूजन को स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर माना गया है। अभी आगे हम देखेंगे, बस अब आप इतना समझ लीजिए। प्रीमाइसेस को बहुत सारे लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको प्रोपोजिशंस भी कहते हैं, है ना। ये किसका नाम है सर? ये प्रीमाइसेस का ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए बस आप अभी आपको इतना समझना है, बाकी मैं आपको समझाता हूं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होता है? बहस। स्ट्रक्चर मतलब सर ढांचा। तो अभी स्ट्रक्चर को हटाते हैं, अभी आर्गुमेंट को समझते हैं। क्या कह रहा है? आर्गुमेंट्स का भी कोई बेस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम कोई बहस कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, उसका कोई बेस होना चाहिए। यूं ही हमें हवा पानी में वाला बात तो नहीं मानता, कोई नहीं मानता, है ना। मतलब कोई प्रूफ या कोई एविडेंस हो, ये उस बेस पर अगर आप बात कर रहे हैं तो बात सही है ना। हम कह देंगे सारे फूल बहुत अच्छे हैं और पता चला एक भी फूल है ही नहीं आसपास में, तो किस बेस पर कहोगे, है ना। जैसे मैं गया किसी बाग में, या फिर कोई वहां पे कोई फूल वूल नहीं थे, कांटे वाटे भरे हुए थे, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधा लगा हुआ था आम का, और हम कह दे रहे हैं यहाँ सारे फूल कितने अच्छे हैं, वाह 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 वाह। कोई बेस है? नहीं। तो आर्गुमेंट का भी कोई प्रूफ, कोई एविडेंस, कोई बेस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जिसे बताया गया कि भैया आप अगर कोर्ट में भी जाते हो ना, तो एडवोकेट जब भी कोई बात होती है तो कहता है इलॉजिकल बात मत करो, बिना एविडेंस का कोई भी बात कोर्ट में वैलिड नहीं है ना। तो इसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग में भी आर्गुमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या किस में किया गया है? 2 पार्ट में। ठीक है, पार्ट्स में बताऊंगा, उससे पहले समझिए 2 पार्ट में क्या है। तो देखिए एक तो है प्रीमाइसेस स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन बोल सकते हैं, और दूसरा है कंक्लूजन। ये 2 पार्ट। ठीक है, चलो अब ये क्या है भैया? बोल रहा है यहां हम स्टेटमेंट के बेस पर कंक्लूजन निकालते हैं। क्या करते हैं? हम स्टेटमेंट के बेस पर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, या कंक्लूजन के बेस पर स्टेटमेंट बनाते हैं। सिंपल सी बात है, यही तो अभी तक हम कर रहे थे डिडक्टिव और इंडक्टिव में। अब क्या हो रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल ऑल मैन आर स्मार्ट, सारे मैन स्मार्ट है, तो हम कह दे रहे हैं ए भी स्मार्ट है और बी भी स्मार्ट है। क्या कह दे रहे हैं? ए भी स्मार्ट है और बी भी स्मार्ट है ना। यही कह रहे हैं ऑल मैन आर स्मार्ट, मतलब ए भी स्मार्ट और बी भी स्मार्ट। लेकिन अगर ए स्मार्ट है और बी स्मार्ट है तो हम क्या कह रहे हैं? ऑल मैन स्मार्ट है। यही 2 तरीका होता था कि एक तो हम पूरा थ्योरी है उसको टेस्ट कर लें, या दूसरा क्या करें? हम थ्योरी बना लें। यही काम था जी। अब क्या कह रहा है? इससे ये प्रूफ होता है कि आर्गुमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा सर? आर्गुमेंट को 2 पार्ट में। एक तो है डिडक्टिव आर्गुमेंट। क्या है? डिडक्टिव आर्गुमेंट। दूसरा है इंडक्टिव आर्गुमेंट। क्या है? डिडक्टिव आर्गुमेंट और इंडक्टिव। अब वही चीज यहां पे अप्लाई कर दो, जो जितना सारा मैंने बताया ना कि डिडक्टिव में थ्योरी को टेस्ट करते हैं और इंडक्टिव में ऐड करते हैं, देख लो वही चीज आने वाला है।
अब क्या है, डिडक्टिव आर्गुमेंट जो होता है वो 100% ट्रू होता है। क्या होता है? 100% ट्रू। क्यों? क्योंकि जो उसके स्टेटमेंट हैं वो उसके कंक्लूजन के बेस पर होते हैं। अब ये इंडक्टिव में क्या होगा सर? इंडक्टिव में जो स्टेटमेंट होता है उसका कंक्लूजन हो सकता है सही भी हो और गलत भी हो, इसीलिए इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया पॉसिबिलिटी, है ना। चलिए, अब डिडक्टिव जो आर्गुमेंट होते हैं वो या तो होंगे वैलिड या तो होंगे इनवैलिड। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे वैलिड इनवैलिड होते हैं। या और अगर वैलिड होंगे डिडक्टिव में तो साउंड होंगे या अनसाउंड होंगे, ये डिडक्टिव का है। इंडक्टिव में अगर आप आए तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। स्ट्रॉन्ग में फिर याद चल जाओ कोजेंट होगा या अनकोजेंट होगा। यहां तक का बात समझिएगा, अभी एक एक करके हमको डिक्लेयर करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, चलिए, कह रहा लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें एक फॉर्म को स्ट्रक्चर कहा जाता है। कौन सा फॉर्म को? अभी मैंने बताया था एक फॉर्म है ना। कौन सा फॉर्म है भाई? ये देखो, दो प्रोपोजिशन एक कंक्लूजन, ये बात बताया था मैंने भी जी। तो दो प्रोपोजिशन तो एक कंक्लूजन का क्या हो गया जी? सर ये इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। जहां भी आपको दो स्टेटमेंट, दो प्रोपोजिशन, दो प्रीमाइसेस और उसके साथ एक कंक्लूजन मिले तो आप ये मान लीजिएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ ये स्टैंडर्ड है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं, अब आइए डिडक्टिव आर्गुमेंट की। अब डिडक्टिव आर्गुमेंट में दो तरीके का बात बताया था मैंने। एक क्या बताया था? एक वैलिड और दूसरा इनवैलिड। पहला वैलिड, दूसरा इनवैलिड, ये बताया था जी सर। चलिए शुरू करें सर, शुरू करिए। डिडक्टिव और वैलिड, डीवी याद रखिएगा, डीवी डिडक्टिव और वैलिड कब होगा? जब प्रीमाइसेस भी सही होंगे, उसके दूसरे प्रीमाइसेस और तीसरा कंक्लूजन, यानी कि दो प्रीमाइसेस और एक कंक्लूजन सही होगा, स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे डिडक्टिव वैलिड है। डिडक्टिव वैलिड है। अब अनवैलिड कब होगा? जब दो प्रीमाइसेस सही होंगे लेकिन उसका कंक्लूजन गलत होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इनवैलिड है। बेसिक है, दो प्रीमाइसेस एक कंक्लूजन क्या होगा? सही होगा, वैलिड है। दो प्रीमाइसेस एक कंक्लूजन गलत होगा, क्या होगा सर? इनवैलिड होगा। अब आते हैं वैलिड और साउंड और अनसाउंड में, कि डिडक्टिव डीवी साउंड अनसाउंड, डीवी अनसाउंड साउंड अनसाउंड। डीवी से सुनने में देवी नहीं लग रहा है कुछ कि भाई देवी जी, है ना? तो डीवी से याद रखिएगा देवी, डीवी से क्या याद रखिएगा? डिडक्टिव वैलिड से देवी। ठीक है, अब देवी को साउंड पसंद है या नहीं पसंद है देखते हैं। देवी मतलब क्या है? उसके बाद क्या बोला? डिडक्टिव वैलिड। वैलिड में क्या होता है? साउंड या अनसाउंड। साउंड मींस क्या होता है कि दो प्रोपोजिशंस या दो स्टेटमेंट, दो प्रीमाइसेस प्लस एक कंक्लूजन ट्रू तो है ही, ये स्ट्रक्चर फॉर्म में है ही, इसके साथ साथ जो बात कह रहा है ना वो भी सही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं अगर कहूं कि मान लो सारी मछलियां कहां रहती है? सारी ऑल फिश लिव्स इन वाटर। ठीक, चलो बिल्कुल सही है। अब मैं ये कह दूं कि शार्क्स भी लिव वाटर में रहती है, और मैं ये कह दूं ऑक्टोपस भी वाटर्स में रहता है। तो मुझे बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्ट्रक्चर फॉर्म में है? बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्टिव बोला तो ऑल फिश लिव्स इन वाटर, पहला सही है। शार्क्स लिव्स इन वाटर, ये भी सही है। ऑक्टोपस लिव्स इन वाटर, ये भी सही है। तो दो स्टेटमेंट हुआ, उसका कंक्लूजन भी सही है और रियल भी है, क्योंकि मछलियां पानी में तो रहती है। तो कंटेंट भी रियल है, प्रोपोजिशन दो है और उसके साथ कंक्लूजन भी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डीवी साउंड, मतलब देवी को साउंड पसंद आ गया। अनसाउंड का क्या मतलब हुआ? अनसाउंड मतलब हो गया स्ट्रक्चर होगा, दो प्रीमाइसेस से कंक्लूजन होगा, लेकिन कंक्लूजन गलत होगा या प्रीमाइसेस से गलत हो जाएगा, ये बात होगा। तो इसको हम लोग बोल देंगे डीवी को साउंड पसंद नहीं है, अनसाउंड है। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। डीवी कोई बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। आइए वैलिड प्लस साउंड का एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया, वही एग्जांपल दिया है। ऑल फिश लिव्स इन वाटर, सारे फिश पानी में रहते हैं। शार्क पानी में रहता है और कैटफिश भी पानी में रहता है। मतलब ये वैलिड प्लस साउंड भी है और ये रियल भी है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे देवी को साउंड पसंद है, मतलब डीवी साउंड, डिडक्टिव वैलिड एंड साउंड। ठीक है, चलिए। और वैलिड एंड साउंड मतलब ऑल बैट्स आर मैमल्स, ऑल मैमल्स कैन फ्लाई, मतलब बताओ सारे स्तनधारी पक्षी उड़ सकते हैं, ऐसा लिखा। ठीक है, ऑल मैमल्स, ऑल बैट्स, सारे बैट, चमगादड़ जो हैं वो स्तनधारी हैं। ये तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल मैमल्स कैन फ्लाई, सारे स्तनधारी पक्षी उड़ नहीं सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया।
ऑल बैट्स कैन फ्लाई, सारे बैट्स उड़ सकते, सारे चमगादड़ उड़ सकते हैं, लेकिन सारे फ्लाई जो स्तनधारी पक्षी हैं वो नहीं उड़ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए इसको बोला कि देखो स्ट्रक्चर फॉर्म में तो है, पीपीसी फॉलो कर रहा है, 2 प्रीमाइसेस एक कंक्लूजन, ये तो स्ट्रक्चर है, मतलब ये तो आपका वैलिड है, वैलिड है प्लस अनसाउंड है, साउंड नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ, वैलिड नहीं होने के लिए क्या था, कंक्लूजन गलत होना होता था, लेकिन अगर बात करें वैलिड प्लस अनसाउंड की, तो भैया 2 प्रीमाइसेस कंक्लूजन जरूर होगा, स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा, लेकिन एक प्रीमाइसेस गलत होगा। क्या होगा, एक प्रीमाइसेस गलत होगा। चलिए ये हो गया आपका डिडक्टिव। कहानी की दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो बताया जाए। नहीं सर क्या दिक्कत होगा, है ना। अब बात करते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की। अब किसकी बात करेंगे, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की। चलें जी सर, चलिए आइए अब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। तो चलते हैं देखते हैं क्या बोलता है। ये पॉसिबिलिटी के बेस पर है। देखिए एक तो यहां पे स्ट्रक्चर फॉर्म का टेंशन नहीं है, इंडक्टिव में स्ट्रक्चर फॉर्म का टेंशन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इंडक्टिव है, बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या मतलब हुआ, जैसे वहां पे कोई स्टेटमेंट और उसका कंक्लूजन क्या रहता था, स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या होता था, तो या क्या बोलते हैं इसको, डिडक्टिव और वैलिड होने के लिए क्या होता था, डिडक्टिव वैलिड और इनवैलिड होने के लिए सिंपल था, वैलिड के लिए स्ट्रक्चर था, इनवैलिड के लिए कुछ नहीं था। उसी तरीके से यहां कोई स्ट्रक्चर फॉर्म वाला कहानी नहीं है। स्ट्रांग होने के लिए आपको क्या होना चाहिए सर, स्ट्रांग होने के लिए आपके वो टाइप्स ऑफ वेरिएशन ज्यादा होने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे ऑब्जर्वेशन आपकी ज्यादा होने चाहिए, इंडक्टिव ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगा, जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे वो ज्यादा आपका स्ट्रांग पॉसिबिलिटी लेके आएगा कि कंक्लूजन सही हो जाए। देखो ध्यान से समझना इस बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मैं लगातार 3 साल से क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लगातार 3 साल से क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा हूं और मुझे पता है कि मैं अगर शॉट सीधा खेलूंगा तो 6 ही जाएगा। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं लगातार 3 साल से क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे पता है कि अगर मैं शॉट सीधा खेलूंगा तो 6 जाएगा। ये किस पर बात पर कह रहा है, ये अपनी ऑब्जर्वेशन पे कह रहा है। वो कौन कह रहा है, एक लड़का ए है, वो कह रहा है कि मैं अगर सीधा खेलूंगा ना तो वो 6 ही जाएगा, ठीक है। इसलिए वो क्या कंक्लूड करेगा कि भैया जब भी मैं सीधा खेलता हूं तो 6 ही मारता हूं। ध्यान सुनिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने कहा कि एक बंदे ने ऑब्जर्व किया कि जब भी वो सीधा मारता है, ठीक है, तो 6 जाता है, और इस बेस पर वो कहता है कि भैया जब भी मैं 6 मारता हूं तो मैं सीधा, जब भी मैं स्ट्रेट मारता हूं तो वो 6 ही जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं इसको, क्या, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। क्यों, क्योंकि वो 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और तब जान रहा है। लेकिन अभी दूसरा एग्जांपल सुनना। मान लो मेरा एक फ्रेंड है जो मान लो कि फॉरेन से आ रहा है, मान लो यूएस से आ रहा है, ठीक है जी। अब वो ये इस बेस पर मान लो उसके 2 फ्रेंड भी आ रहे हैं, ठीक है, 2 फ्रेंड आ रहे हैं और उन दोनों की इंग्लिश भाई साहब जबरदस्त है। क्या है, जबरदस्त है। अब उस बेस पर मैं ये कह दूं कि सारे यूएस वालों की इंग्लिश बहुत ही सॉलिड है, उसका एक्सेंट बहुत सॉलिड है, तो क्या ये सही होगा, नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ 2 लोगों के बेस पर पूरा यूएस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपकी अगर मैं इंडक्टिव रीजनिंग की बात करूं तो इसमें स्ट्रॉन्ग वीक किस बेस पर होगा, स्ट्रॉन्ग वीक होगा ऑब्जर्वेशंस के बेस पर, कि आप कितना ऑब्जर्व करके वो बात कह रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए तो यहां देखो लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या है, इंडक्टिव आर्गुमेंट में कह रहा है एवरी टाइम आई हैव ड्रॉप्ड अ बॉल इट हैज फॉलन टू द ग्राउंड। मतलब जब भी मैं, क्या कह रहा है कि हर वक्त मैं एक बॉल को ड्रॉप करता हूं तो मैं गिर जाता हूं ग्राउंड पर, और इसीलिए मैं उसने क्या कंक्लूड किया, देयरफॉर आई कंक्लूड दैट इफ आई ड्रॉप दिस बॉल, इसलिए अगर मैं इस बॉल को ड्रॉप करूंगा तो मैं फिर से गिर जाऊंगा। तो ये क्या, ये उसने एक बार नहीं कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसा होता है उसके साथ, इसलिए ये बात कह रहा है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, ठीक है। अच्छा वीक कैसे होगा, बोला आई मेट 2 पीपल फ्रॉम न्यूयॉर्क, 2 पीपल से मैंने मिला न्यूयॉर्क वाले, और दे बोथ हैड अ ग्रेट एक्सेंट, मतलब उन दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेंट था या ग्रेट एक्सेंट था, देयरफॉर पीपल फ्रॉम न्यूयॉर्क मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग एक्सेंट। और इसी 2 के बेस पर आप क्या कह दे रहे हो कि न्यूयॉर्क से जो भी पीपल आते हैं उसका स्ट्रॉन्ग एक्सेंट होगा। क्या ये कहना सही है, क्या ये कहना बिल्कुल सही होगा, नहीं सर ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। अब इसी का है स्ट्रॉन्ग के बेस पर कोजेंट या अनकोजेंट, ठीक है।
तो देखिए स्ट्रॉन्ग के बेस पर अगर कोजेंट या अनकोजेंट की बात करूं तो कोजेंट तब होगा जब उसका ऑब्जर्वेशन भी सही होगा और वो रियलिटी बेस्ड भी होगा। क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, कोजेंट तब होगा जब वो उसका ऑब्जर्वेशन भी लंबा समय के लिए होगा और या ज्यादा ऑब्जर्वेशन होगा और उसके साथ रियल चीजें भी होंगी, तो स्ट्रॉन्ग प्लस कोजेंट हो जाएगा। अनकोजेंट क्या होगा भैया, लंबा ऑब्जर्वेशन होगा लेकिन वो रियलिटी बेस्ड नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे अनकोजेंट। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? सर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि इसके बाद कोई दिक्कत बची रहनी चाहिए आप लोगों की। चलिए अब मैं चलता हूं पीडीएफ पे। आइए ये देखिए टाइप्स ऑफ रीजनिंग की बात करूं तो क्या है भैया, टाइप्स ऑफ रीजनिंग में डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या है, इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू द आर्गुमेंट फॉर्म इज वैलिड देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। तो अगर ये तो मैंने पहले बताया कि 100% श्योरिटी है कि जहां पे प्रीमाइसेस सही होगा तो इसका क्या होगा सर, इसका कंक्लूजन भी ट्रू होगा। इंडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंडक्शन कह रहा है कि अगर प्रीमाइसेस ट्रू है तो ये गारंटी नहीं कि कंक्लूजन भी ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी का केस है। क्या है, पॉसिबिलिटी का केस है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट की तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आर्गुमेंट क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है। वेयर वन स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट है जो उसको कंक्लूजन कहते हैं, इज सपोर्टेड बाय वन और मोर अदर स्टेटमेंट, जो दूसरे को प्रीमाइसेस कहते हैं। तो प्रीमाइसेस के द्वारा सपोर्ट मिलता है इसको कंक्लूजन को। लॉजिकल रीजनिंग में स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट कंसिस्ट दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, कंक्लूजन और प्रीमाइस। कंक्लूजन होता है और प्रीमाइस होता है। कंक्लूजन मेन आइडिया होता है, प्रीमाइसेस सपोर्टिंग एविडेंस होता है। प्रीमाइसेस बोलते हैं स्टेटमेंट प्रोवाइडेड एज एविडेंस रीजंस टू सपोर्ट द कंक्लूजन, जो प्रीमाइसेस कंक्लूजन को जो सपोर्ट करता है उसको प्रीमाइसेस बोलते हैं। और कंक्लूजन होता है मेन स्टेटमेंट जो आर्गुमेंट के बेस पर हम क्या करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश या प्रूफ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या दिया हुआ है, प्रीमाइसेस वन में ऑल मेन आर मॉर्टल, सारे मेन मॉर्टल है। दूसरा बोल रहा है सोक्रेटिस इज मैन, और तीसरा कंक्लूजन कह रहा है सोक्रेटिस इज मॉर्टल। तो ये बात क्या है, ये आपका बता रहा है कि दो स्टेटमेंट एक कंक्लूजन है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। चलिए अब ये देख लीजिए डिडक्टिव क्या है, डिडक्टिव आर्गुमेंट वैलिड इनवैलिड। वैलिड कब होगा सर, डीवी वैलिड कब होगा, जब पीपीसी के फॉर्म में होगा, मतलब पीपीसी फॉर्म में है वैलिड है। पीपीसी के साथ ये फॉर्म में है लेकिन पीपीसी के फॉर्म में है लेकिन कंक्लूजन गलत है, ये तीनों सही है और ये कंक्लूजन गलत है, तो ये इनवैलिड हो गया। पीपीसी के साथ अगर रियल लाइफ में भी सही है तो साउंड होगा और रियल लाइफ में सही है नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इसका एक प्रीमाइसेस एक गलत हो जाना चाहिए और इसका दोनों प्रीमाइसेस और कंक्लूजन भी सही होगा और रियल लाइफ के साथ भी सही होगा, ठीक है। सेम है इंडक्टिव आर्गुमेंट के साथ भी। स्ट्रॉन्ग वीक कब होगा, स्ट्रॉन्ग तब होगा जब इसके ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा हाई होंगे। तो स्ट्रॉन्ग वीक कम होगा जब बहुत ज्यादा कम होंगे और उस बेस पर हम कोई बात कह रहे होंगे। स्ट्रॉन्ग कोजेंट अनकोजेंट कब होगा, जब सारे प्रीमाइस ट्रू हो जाएंगे तो कोजेंट, और जब एटलीस्ट वन प्रीमाइस फॉल्स होगा तो अनकोजेंट होगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। चलिए ये सेम चीज है, डिडक्टिव वैलिड इनवैलिड ये सेम है, इसको देख लीजिएगा, कहानी खत्म। ये था आपका स्ट्रक्चर एंड आर्गुमेंट। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।